हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेटी स्टडी ट्यूटोरियल। तो आ चुके हैं हम एक नए वीडियो के साथ। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ने वाले हैं। इंडियन पॉलिटी का आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो कि प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है। तो आज हम लोग प्रीएम्बल के बारे में डेप्थ में जानने वाले हैं कि प्रीएम्बल किसने लिखा, इसका अमेंडमेंट कितनी बार हुआ, इसका यूज़ क्या है, आखिर इसे लिखा क्यों गया, और भी बहुत कुछ आज हम लोग प्रीएम्बल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो प्रीएम्बल को पढ़ने से पहले दोस्तों हम लोगों को कुछ चीज़ें अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम लोग वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे, उसके बाद हम लोग अपने प्रीएम्बल को पढ़ना स्टार्ट करेंगे डेप्थ में। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था वो फर्स्ट टाइम लिखा गया था प्रेम बिहारी के द्वारा। ओके, जो फर्स्ट टाइम हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसे प्रेम बिहारी ने लिखा था। जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स 395 थे, और लेकिन अब जो हमारे टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं वो बढ़ के 448 हो चुके हैं। ओके, और जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था उस टाइम टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स केवल 22 थे, लेकिन अब वो बढ़कर 25 हो चुके हैं। ओके, ये जो सारा डाटा है ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का है, मतलब कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार लिखा गया था प्रेम बिहारी के द्वारा। और ये जो सारा डाटा है वो अब है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई बार अमेंडमेंट होने के बाद जो हमारा रिज़ल्ट है वो ये है। ओके, तो जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें शेड्यूल केवल 8 थे, लेकिन अब वही बढ़कर 12 हो चुके हैं। ओके, तो प्रेजेंट के कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स 448 है और पार्ट्स 25 हैं, और वो शेड्यूल बढ़कर 12 हो चुके हैं। ओके, तो ये तीनों पॉइंट्स हमें अच्छे से याद रखना है। ओके, तो बढ़ते हैं, चलिए अब हम लोग आगे। देखिए, जो फर्स्ट टाइम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था प्रेम बिहारी के द्वारा उसमें टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश वर्जन के जो वर्ड थे वो थे 1,07,369। ओके, 1,07,369 टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश वर्ड्स थे। ओके, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि हमारे फर्स्ट टाइम लिखे गए थे प्रेम बिहारी के द्वारा। और इसको लिखने में टोटल जो टाइम लगा था वो था 2 साल 11 महीने और 18 दिन, 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज टोटल टाइम लगा था हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में। ओके, और देखिए जो हमारा प्रीएम्बल है उसको कितनी बार अमेंड किया गया है। तो दोस्तों जो हमारा प्रीएम्बल है उसको केवल एक बार अमेंडमेंट उसमें हुआ है। ओके, 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के दौरान इसमें जो हमारा प्रीएम्बल है उसमें एक बार केवल अमेंडमेंट हुआ है। और इस अमेंडमेंट में चेंजेस क्या हुए थे हमारे प्रीएम्बल, तो इस अमेंडमेंट में चेंजेस क्या हुए थे हमारे प्रीएम्बल में। तो दोस्तों इसमें कुछ चेंज नहीं किया गया था, केवल इसमें ये 3 जो वर्ड आप देख रहे हैं ये तीनों वर्ड हमारे प्रीएम्बल में ऐड कर दिए गए थे। कौन कौन से ये वर्ड थे, ये थे सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। ये जो तीनों वर्ड हैं ये हमारे प्रीएम्बल में ऐड हो चुके थे 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के दौरान। ओके, देखिए दोस्तों, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसको अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, लेकिन ये जो फोर्स में आई थी 26 जन 1950 से हमारे इंडिया में ये कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया गया था। ओके, अब देखिए, अब हम लोग प्रीएम्बल के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड थी, जो कि हमें प्रीएम्बल को पढ़ने से पहले जानना बहुत ही ज़रूरी था, और वो मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए अब हम लोग अपने प्रीएम्बल को पढ़ते हैं। ओके, तो दोस्तों जो यहाँ पे प्रीएम्बल है वो जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट है। ओके, ये बताता है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है, एक्चुअली इसको लिखा क्यों गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये हमारा फिलॉसफी बताता है, इसका यूजेस बताता है, इसका आइडिया एंड एस्पिरेशन बताता है कि किस आइडिया से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। इसका प्रिंसिपल्स बताते हैं कि क्यों आखिर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, इसके ऑब्जेक्टिव बताता है। ओके, तो प्रीएम्बल ये सारी चीज़ें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है शॉर्ट में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो देखिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे प्रीएम्बल के बारे में पहले जान लेते हैं। ओके, जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था वो प्रेजेंट किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑन
30 दिसंबर 1946 को जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है वो प्रेजेंट किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 22 जैन 1947 को। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो कि रिप्रेजेंट किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, उसको अडॉप्ट कर लिया गया था, ओके। प्रीएम्बल इज ड्राफ्टेड बाय BN राव इन 30 मई 1947। जो हमारा प्रीएम्बल है वो ड्राफ्ट किसके द्वारा किया गया, तो BN राव ने हमारे प्रीएम्बल को ड्राफ्ट किया था। कब, 30 मई 1947 को हमारा प्रीएम्बल ड्राफ्ट किया गया था BN राव के द्वारा, ओके। और ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी 29 अगस्त 1947 को, ओके। अब देखिए हम लोग डेफिनेशंस जान लेते हैं प्रीएम्बल के बारे में। कई लोगों ने प्रीएम्बल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ डेफिनेशन, कुछ नाम दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से लोगों ने प्रीएम्बल को क्या क्या नाम दिया है। तो देखिए, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो KM मुंशी हैं, उन्होंने प्रीएम्बल को पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, ओके। और ठाकुरदास भार्गव के द्वारा जो प्रीएम्बल है उसको सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया, ओके। NA पालकीवाला ने इसे आइडेंटिटी कार्ड बताया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और जो लास्ट अर्नेस्ट बार्कर हैं, उन्होंने की बताया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल को, ओके। तो ये कई सारे नाम जो हैं वो प्रीएम्बल को दिए गए हैं। कई महान व्यक्तियों के द्वारा प्रीएम्बल को कई नाम दिए गए हैं, ओके। जैसे कि KM मुंशी ने बताया है इसे पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठाकुरदास ने बताया है सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, NA पालकीवाला ने आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताया है, और अर्नेस्ट बार्कर ने इसे की ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताया। तो आपको दोस्तों ये सारे नाम और इन्होंने क्या नाम दिए थे प्रीएम्बल को, वो सारे आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि कई बार ऐसा एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ये नाम किसने दिया है। तो आपको नाम भी याद होना चाहिए, और किसने इसे ये नाम दिया हुआ है ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब आगे। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा ओरिजिनल प्रीएम्बल, जो कि आप अभी सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये है हमारा ओरिजिनल प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब देखिए, प्रीएम्बल 4 पार्ट में डिवाइडेड है, सोर्स, नेचर, ऑब्जेक्टिव और डेट, ओके। तो देखिए, प्रीएम्बल को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, सोर्स, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड डेट, ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ ये आपको अच्छे से अपने दिमाग में याद रखना है, ओके। तो सोर्स पे आ जाते हैं हम लोग। पहले सोर्स जो है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब कि किसी और ने नहीं, हम ही लोग ने ये इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये खुद को दिया हुआ है, ओके। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पीपल के बिहाफ में पीपल को ही दिया हुआ है, ओके। मतलब इसको किसी और ने नहीं, हम लोगों ने खुद के लिए ये लिखा हुआ है, ओके। तो देखिए, अब हम लोग नेचर के बारे में आ जाते हैं। नेचर प्रीएम्बल का कैसा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये जो 5 हैं ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर्स हैं, ओके। 1 बाय 1 हम सारे आपको इस वर्ड के मीनिंग बताएंगे आगे कि क्या क्या मीनिंग होते हैं एक्चुअली इस वर्ड के, ओके। तो ये हमारा नेचर हो जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये जो 5 हैं ये नेचर हो जाते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ओके। चलिए दोस्तों, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि क्या ज़रूरत थी इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ओके। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, और ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है ये वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि कई सारे महान लोगों के आइडिया और एस्पिरेशन से ये बना हुआ है। इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, और ये बहुत ही अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, ओके। तो चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो देखिए, जस्टिस, पहला वर्ड आ जाता है जस्टिस, ठीक है। जस्टिस जो है बहुत मिलना ज़रूरी है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए लिखा गया है ताकि कोई फेयर अनफेयर ना हो, किसी के साथ कोई अनफेयर ना हो, सबको इक्वल राइट मिले, सबके साथ जस्टिस हो, ओके। और लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्कशिप, मतलब सबके पास छूट है कि वो किसी भी तरह का फीलिंग वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो किसी में भी बिलीव कर सकते हैं, और ठीक वो जो चाहें वो वर्कशिप कर सकते हैं। मतलब कि किसी को कोई फोर्स नहीं जाएगा
मतलब कि किसी को फोर्स नहीं किया जाएगा कि वो कोई पर्टिकुलर रिलीजन ही फॉलो करें। जिसका जो रिलीजन जैसे मन हो वो फॉलो कर सकता है। कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता है कोई पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करने के लिए। ओके, और स्टेट जो है, स्टेट के पास, स्टेट का कोई अपना रिलीजन नहीं होगा, लेकिन स्टेट जो है वो सबके रिलीजन को प्रोटेक्ट करेगी। ओके, फिर है इक्वेलिटी, इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस ऑफ एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रोमोट अमॉन्ग देम ऑल। ओके, जो इक्वेलिटी जो है वो सबको मिले, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, इसीलिए हमारा ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है। ओके, फ्रेटर्निटी। अब देखिए फ्रेटर्निटी मतलब क्या होता है दोस्तों, तो आपको मैं बता दूं, फ्रेटर्निटी मतलब होता है भाईचारा। ओके, फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। मतलब फ्रेटर्निटी मतलब ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये लिखा गया है ताकि सबके बीच में भाईचारा हो, सबके बीच में एक यूनिटी हो। ओके, और जो हमारा नेशन है, नेशन के अंदर एक यूनिटी बना रहे, किसी में कोई भेदभाव ना हो, सबके में इक्वेलिटी हो, सबको जस्टिस मिले और सबको लिबर्टी हो, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ओके, तो ये है मेन हमारा ऑब्जेक्टिव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का। अब डेट जो है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 26 नवंबर 1949, मतलब इस डेट को 26 नवंबर 1949 को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कर लिया गया था दोस्तों, लेकिन ये फोर्स में आया था 26 जन 1950। तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं SNOD से। ओके, S फॉर याद रखना सोर्स, N फॉर नेचर, O फॉर ऑब्जेक्टिव एंड D फॉर डेट। ओके, तो मैंने आपको ये डिटेल प्रीएम्बल के बारे में बता चुके हैं। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कि प्रीएम्बल के अंदर हैं, आपको याद रखने हैं। ओके, तो देखिए सोवेरियन, सोवेरियन जो है, सोवेरियन का मतलब होता है सुप्रीम और इंडिपेंडेंट, मतलब सबसे बड़ा, और इंडिपेंडेंट मतलब कि वो उस पर किसी एक्सटर्नल पावर का फोर्स नहीं आएगा, वो फ्री है एक्सटर्नल पावर से। ठीक है, इंडिया इज़ इंटरनली एंड एक्सटर्नली सोवेरियन। इसका मतलब क्या है कि इंडिया अपने इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन खुद ले सकता है। कोई एक्सटर्नल पावर आके इंडिया को नहीं बता सकता है कि उसे क्या करना चाहिए। इंडिया फ्री है अपने इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन को लेने से। ओके, एक्सटर्नली फ्री फ्रॉम द कंट्रोल, मतलब इंडिया फ्री है एक्सटर्नल कंट्रोल से, और किसी भी तरह का फॉरेन पावर हमारे इंडिया के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक है, तो देखिए इंडिया का एक खुद अपना फ्री गवर्नमेंट होगा जो कि पीपल के द्वारा ही इलेक्ट करके बना हुआ रहेगा, और जो ये गवर्नमेंट बनेगा वो लॉ बनाएगा और गवर्न करेगा लोगों को। ओके, तो सोवेरियन मतलब होता है सुप्रीम एंड इंडिपेंडेंट, और हम आपको सोवेरियन का अच्छे से डिटेल मतलब बता चुके हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेक्युलर, तो दोस्तों जो ये वर्ड है सेक्युलर, ये इंसर्टेड किया गया था हमारे प्रीएम्बल में बाय 42 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। जो 42 अमेंडमेंट हुआ था, इसके बाद जो ये सेक्युलर वर्ड है ये प्रीएम्बल में इंसर्ट किया गया था। और एक्चुअली सेक्युलर मतलब वर्ड का मतलब क्या होता है, तो सेक्युलर वर्ड का मतलब होता है इक्वेलिटी ऑफ ऑल रिलीजन। ठीक है, एंड रिलीजियस टॉलरेंस, मतलब सारा रिलीजियन इक्वल माना जाएगा, किसी भी रिलीजन को एक अलग सा स्टेटस नहीं दिया जाएगा, सारा रिलीजन इक्वल माना जाएगा। गवर्नमेंट के नज़रिए से अगर देखा जाए तो सारा रिलीजन इक्वल माना जाएगा, किसी भी रिलीजन में भेदभाव नहीं होगा, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ठीक है, और स्टेट का कोई अपना एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, लेकिन जो स्टेट है वो सारे का रिलीजन को प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, मतलब स्टेट कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी, लेकिन स्टेट जो है वो सारे के रिलीजन को प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। मतलब कि कोई भी रिलीजन अगर उसके खुद के मन से वो फॉलो कर सकता है, कोई किसी को फोर्स नहीं करेगा किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करने से। ओके, जिसका जो मन वो उस रिलीजन को फॉलो कर सकता है। ओके, और सब सारे पर्सन को राइट टू पर्च, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन दे चूज। कोई भी आदमी किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, अगर वो चाहे किसी भी रिलीजन को तो वो फॉलो कर सकता है।
उस पर कोई भी रोक टोक नहीं होगी, वो उसका खुद का डिसीजन होगा, ठीक है। और गवर्नमेंट जो है वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं करेगी और किसी भी रिलीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन में नहीं होगा और ना ही गवर्नमेंट किसी रिलीजन को, एक पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर करेगी। गवर्नमेंट के नज़र में सारे रिलीजन सेम होंगे, ओके। तो यही हमारा सेक्युलर का मीनिंग होता है, ओके। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग आ जाते हैं सोशलिस्ट। एक्चुअली सोशलिस्ट मतलब क्या होता है सोशलिस्ट का, तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था सेक्युलर, उसके बाद सोशलिस्ट जो है ये भी वर्ड जो है प्रीएम्बल में इंसर्ट किया गया था। 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद सोशलिस्ट वर्ड जो है हमारे प्रीएम्बल में ऐड किया गया था। और इस वर्ड का मतलब होता है सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, मतलब कि किसी में कोई डिफरेंसेस नहीं होगा, किसी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन ग्राउंड ऑफ कास्ट। किसी के कास्ट में कोई भेदभाव नहीं होगा, ना कलर में होगा, ना किसी रिलीजन में होगा, लैंग्वेज और एटसेट्रा, ओके। कि कास्ट, कलर, रिलीजन, लैंग्वेज ये सब के कंटेंट में जो किसी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ओके। सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ओके। में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा कलर को लेकर, कास्ट को लेकर, किसी रिलीजन को लेकर। अगर कोई पर्टिकुलर रिलीजन कोई आदमी फॉलो कर रहा है तो उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं उसके साथ होगा, ना किसी के लैंग्वेज के आधार पे उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सबको इक्वल स्टेटस मिलेगा। और ये गवर्नमेंट का काम होगा कि ये सब इंश्योर करे कि किसी के को कास्ट के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए। और जो गवर्नमेंट होगी वो सबको डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी, ओके। तो ये था हमारा पूरा प्रीएम्बल डिटेल में। इससे बाहर का किसी भी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा इस टॉपिक को लेके। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, ओके।